हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का फुल चैप्टर रिवीजन। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होता क्या है? डायरेक्टिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स गाइडिंग, इंस्ट्रक्शन, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज टू वर्क इफेक्टिवली। डायरेक्टिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें गाइड करना, एम्प्लॉय को गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना, उनको मोटिवेट करना और इंस्पायर करना कि वो इफेक्टिवली वर्क कर सके, सो दैट देयर एफर्ट्स लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मदद से उनका एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। तो फर्स्ट, डायरेक्टिंग initiates actions. Other functions creates a foundation or plan of action. What needed to be done? Direction puts that plans into action by giving clear direction or instruction. So manager gets the work started in the organization. इसका मतलब यह है कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ प्लान बनाते हैं, लेकिन डायरेक्टिंग उस प्लान को एक्चुअल एक्शन में कन्वर्ट करता है। मैनेजर इंस्ट्रक्शन देकर एम्प्लॉय से काम शुरू करवाते हैं। Second point, directing operates all levels. Directing is carried out by manager at all level of the organization and in all departments and locations. इसका मतलब यह है कि डायरेक्टिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को गाइड और सुपरवाइज करते हैं। थर्ड पॉइंट, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. डायरेक्टिंग नेवर स्टॉप्स. डायरेक्टिंग कभी नहीं रुकता. अ मैनेजर मस्ट कीप गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज कंटिन्यूसली. मैनेजर को लगातार अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना पड़ता है या सबऑर्डिनेट को कंटिन्यूसली गाइड करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है. He must also ensures that instructions are followed properly at every step. उसको ये भी इंश्योर करना होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है उसको वो प्रॉपरली एम्प्लॉयज प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. फोर्थ पॉइंट, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एवरी मैनेजर passes instruction to his immediate subordinate and takes direction from his superior. जो भी मैनेजर होता है वो इंस्ट्रक्शंस अपने अपने से नीचे वालों को डायरेक्शन देता है फ्रॉम हिज सुपीरियर, उसके सुपीरियर के थ्रू. Thus, directing begins at the top level and moves down to the lower level. डायरेक्टिंग स्टार्ट करता है टॉप लेवल से और धीरे धीरे मूव करता है डाउन, नीचे की तरफ, मतलब लोअर लेवल तक ये मूव करता है. अब हमें देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे. इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. फर्स्ट, टू इनिशिएट एक्शन. डायरेक्टिंग स्टार्ट्स the actions by giving clear directions and instructions. It helps managers get the work started in the organization. इसका मतलब यह है कि डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज को क्लियरली इंस्ट्रक्शन देता है और गाइडेंस देकर काम की शुरुआत करवाता है. इससे प्लानिंग एक्चुअल एक्शंस में बदल जाती है. सेकेंड, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स. Employees work at different levels and locations. Directing helps to integrate their efforts and ensure coordination. It maintains continuity and smooth flow of work. ऑर्गेनाइजेशन में इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज अलग अलग डिपार्टमेंट और लेवल पर काम करते हैं. डायरेक्टिंग उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है और टीम वर्क के थ्रू स्मूथ वर्क फ्लो मेंटेन करता है. थर्ड पॉइंट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन. Directing is not just about giving order. Through guidance, support, and encouragement, manager motivates employees to perform to their best ability. डायरेक्टिंग सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है. मैनेजर गाइडेंस, सपोर्ट्स और एनकरेजमेंट देकर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. फोर्थ पॉइंट है टू प्रमोट चेंज. पीपल में रेजिस्ट चेंज. डायरेक्टिंग हेल्प्स managers communicate the need for change, minimize resistance and encourage acceptance. This leads to the growth and overall development of the organization.
कई बार एम्प्लॉयज नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। डायरेक्टिंग मैनेजर को चेंज की जरूरत समझाने, रेजिस्टेंस कम करना और एम्प्लॉयज को चेंज एक्सेप्ट कराने के लिए मोटिवेट करने में हेल्प करता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट है टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग ब्रिंग्स balance in the organization. Employees at different level have different attitude. Directing helps and harmonize the attitude and maintain stability and balance in the organization. इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एम्प्लॉयज अलग अलग एटीट्यूड और ओपिनियन के होते हैं। डायरेक्टिंग उन सबके एफर्ट्स को बैलेंस करता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और स्मूथ वर्किंग बनाए रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड लीडरशिप और फोर्थ है कम्युनिकेशन। इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। पहला टॉपिक है सुपरविजन। सबसे पहले हम समझते हैं सुपरविजन होता क्या है। सुपरविजन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, लीडिंग, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग एम्प्लॉयज while they perform their task in the organization. सुपरविजन का मतलब है कि एम्प्लॉयज के काम को गाइड करना, लीड करना, मॉनिटर करना, रिव्यू करना, ताकि काम सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। अब हम देखते हैं the term supervision is formed by combining two words, super meanings over and above and visions means watch and observe. इसलिए सुपरविजन का सिंपल मीनिंग है ऊपर से देखने और इंश्योर करना कि एम्प्लॉयज अपना काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं। Therefore, supervision means watching activity from a higher level and ensuring that worker is being doing properly. Supervision can be understood first, an element of directing, second, and function performed by supervision. मतलब सुपरविजन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि वो एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, और अ फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर मतलब सुपरवाइजर का मेन काम एम्प्लॉयज के वर्क को गाइड और मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है मोटिवेशन, विल टू वर्क। मोटिवेशन इज द ड्राइव दैट एनकरेज, अपलिफ्ट एंड एनर्जाइज employees to perform their task with maximum efficiency and achieve excellence. मोटिवेशन का मतलब है एम्प्लॉयज के अंदर काम करने की इच्छा या विल टू वर्क को पैदा करना, ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। अब हम देखते हैं थ्री इंटर रिलेटेड टर्म्स जो कि हैं मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोटिव। A motive is a need, want, or desire within a person that pushes him or her to act as and reach a particular goal. मोटिव का मतलब है किसी व्यक्ति की नीड, डिजायर या वांट्स जो उसे किसी गोल्स को अचीव करने के लिए या एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। अब हम समझते हैं सेकंड इंटर रिलेटेड टर्म मोटिवेशन। Motivation is the ongoing effort to encourage people to use their skills and potential to achieve organizational objective willing and consistently. मोटिवेशन वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स एम्प्लॉयज को एनकरेज और इंस्पायर करता है ताकि वो अपने स्किल्स और पोटेंशियल का बेस्ट यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और विलिंग को अचीव कर सके। अब लास्ट है मोटिवेटर। मोटिवेटर्स आर द rewards, benefits, facilities, or methods that influence and encourage employees to put in their best efforts and perform better. इसका मतलब यह है कि मोटिवेटर वो रिवॉर्ड्स हैं, बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स या फैसिलिटी होते हैं जो एम्प्लॉयज को और अच्छा काम करने के लिए एनकरेज करता है, जैसे सैलरी, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन और अप्रिशिएशन। अब हम देखते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन. It arises from within a person's mind and influence his behavior and action. इसका मतलब यह है कि मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है
यह इंसान के माइंड के अंदर या एक आदमी के माइंड के अंदर से आती है, उसके अंदर से आती है, उसके बिहेवियर और एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए हर एम्प्लॉयज की मोटिवेशन अलग अलग हो सकती है। सेकेंड, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. It channels efforts towards achieving organization and personal goals. मोटिवेशन एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल गोल्स अचीव करने की डायरेक्शन में ले जाती है। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। अब थर्ड पॉइंट, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. It may encourage desirable behavior or reduce undesirable behavior. मतलब मोटिवेशन दो तरह की हो सकती हैं. पॉजिटिव मोटिवेशन जैसे रिवॉर्ड, बोनस, प्रमोशन और अप्रिसिएशन के थ्रू मोटिवेट करना, और नेगेटिव मोटिवेशन जैसे पनिशमेंट, वार्निंग या फियर के थ्रू डिसिप्लिन मेंटेन कराना. अब लास्ट देखते हैं, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. It is influenced by many internal and external factors and varies from person to person and situation to situation. इसका मतलब यह है कि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि एम्प्लॉयज की नीड्स, एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर अलग अलग होती है. इसलिए जो चीज एक एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है, जरूरी नहीं है कि वही दूसरे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे. अब हम पढ़ने वाले हैं मास्लोस नीड हिराची थ्योरी. A manager must understand the need and wants of people in order to motivate them effectively. मैनेजर को ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि किस पीपल की क्या नीड है और क्या वांट्स है, उसको मोटिवेट करने के लिए, इफेक्टिवली अच्छे से मोटिवेट करने के लिए. साइकोलॉजिस्ट एच मास्लो प्रपोज द फॉलोइंग नीड हिराची थ्योरी. ये साइकोलॉजिस्ट एच मास्लो ने कुछ नीड हिराची थ्योरी दी है. फर्स्ट, साइकोलॉजिकल नीड. साइकोलॉजिकल नीड ये सबसे बेसिक नीड होता है, जैसे फूड, वाटर, एयर, क्लोथिंग, शेल्टर. अगर ये नीड्स पूरी नहीं होती तो इंसान किसी और नीड्स पर फोकस नहीं करता. सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद जॉब सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और सेफ वर्किंग कंडीशन की जरूरत होती है. एम्प्लॉयज परमानेंट जॉब और सेफ इन्वायरमेंट चाहते हैं. थर्ड, एफिलिएशन, बिलोंगिंग नीड्स या सोशल नीड्स कहलाते. इस स्टेज पर एम्प्लॉयज फ्रेंडशिप, टीम वर्क, लव, अफेक्शंस और एक्सेप्टेंस चाहते हैं. वो ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट मेंबर फील करना चाहते हैं. फोर्थ, स्टीम नीड. स्टीम नीड, अब एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस, अप्रिसिएशन और प्रमोशन की नीड होती है. जब उसके अचीवमेंट को अप्रिशिएट किया जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अब लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड. ये सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड है. इसमें इंसान अपनी फुल पोटेंशियल, क्रिएटिविटी और सेल्फ डेवलपमेंट को अचीव करना चाहता है. वो अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक पहुंचना चाहता है. अब हम मास्लोज नीड्स हिराची थ्योरी के असम्पशंस पढ़ते हैं. असम्पशंस का मतलब होता है वह बेसिक प्रिंसिपल्स जिन पर पूरी थ्योरी बेस्ड है. तो पहला है बिहेवियर डिपेंड्स ऑन नीड्स. अ पर्सन्स बिहेवियर इज ड्रिवन बाय हिज नीड्स. ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग दोज नीड्स. मास्लोज के अकॉर्डिंग इंसान का बिहेवियर उसके नीड्स पर डिपेंड करता है. जिस नीड की कमी होती है वही नीड उसको मोटिवेट करती है. जब नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो बिहेवियर भी चेंज हो जाता है. सेकेंड, नीड आर इन hierarchical order. Human needs are arranged in hierarchy, starting from the basic need at the bottom and progressing to the higher level needs. मास्लोस ने कहा है कि ह्यूमन नीड्स हिराची या सीक्वेंस में अरेंज होती है. सबसे पहले बेसिक नीड्स आती हैं और उसके बाद ग्रेजुअली हायर लेवल नीड्स आती हैं. थर्ड है सेटिस्फैक्शन इन लेवल स्पेसिफिक. Once a need is reasonably satisfied, it no longer act as motivator. The next higher level needs then become active and motivates
द पर्सन। जब एक पर्टिकुलर लेवल की नीड रीजनेबली सेटिस्फाई हो जाती है तो वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना बंद कर देती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हायर लेवल एक्टिव हो जाता है और मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है। फोर्थ प्रिंसिपल है प्रोग्रेशन आफ्टर सेटिस्फैक्शन। अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली आफ्टर द लोअर लेवल नीड हैज बीन फुलफिल्ड। इंसान तभी नेक्स्ट लेवल की नीड्स की तरफ बढ़ता है जब उसकी लोअर लेवल की नीड्स सेटिस्फाई हो चुकी होती है। मतलब पहले लोअर लेवल की नीड्स जरूरी चीजें, उसके बाद फिर हायर नीड्स इंपॉर्टेंट बनेगी। अब हम बात करते हैं इंसेंटिव की। इंसेंटिव का मतलब होता है ऐसे रिवॉर्ड्स या बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयज को और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करे। इंसेंटिव्स मेनली दो टाइप के होते हैं, या उनको दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसको मॉनेटरी इंसेंटिव भी कहा जाता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो होते हैं जो एम्प्लॉयज को मनी या मॉनेटरी बेनिफिट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं। इसका मेन पर्पस एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव, रिटायरमेंट बेनिफिट, स्टॉक्स इंसेंटिव। अब हम देखते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में एम्प्लॉयज को पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, एप्रिसिएशन और बेटर वर्क एनवायरनमेंट दिया जाता है। यह एम्प्लॉयज को मेंटली और इमोशनली मोटिवेट करता है। एग्जाम्पल तो समझ गए, रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, कैरियर एडवांसमेंट, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, गुड वर्किंग कंडीशन, प्राइज एंड अप्रिसिएशन। अब हम कुछ टाइप्स देखते हैं मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव का। तो फर्स्ट है पे एंड अलाउंस। एम्प्लॉयज को उनके काम के बदले सैलरी और अलाउंस दिया जाता है। यह उनकी बेसिक फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करता है और काम करने के लिए मोटिवेट करता है। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस होगी उतना ही ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। इससे एम्प्लॉयज इफिशिएंट और प्रोडक्टिविटी बनने की कोशिश करते हैं। थर्ड, बोनस। बोनस एक एक्स्ट्रा पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयज को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस या कंपनी के प्रॉफिट के बेसिस पर दी जाती है। यह एम्प्लॉयज को और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज के साथ शेयर करती है। इससे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस से डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। थर्ड, को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। इसमें एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स या ओनरशिप का हिस्सा दिया जाता है। इससे उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अटैचमेंट और कमिटमेंट बढ़ जाता है। सेवेंथ, पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स। ये सैलरीज के अलावा मिलने वाली एडिशनल बेनिफिट्स होती हैं, जैसे कंपनी कार, मेडिकल फैसिलिटी, हाउस रेंट, फ्री अकोमोडेशन, इंश्योरेंस एंड पेड लीव। अब लास्ट है कमीशन। कमीशन एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी, सेल्स या टारगेट अचीव करने के बेसिस पर दिया जाता है। जितना ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा कमीशन। अब हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब है ऐसे रिवॉर्ड्स जो पैसे के फॉर्म में नहीं दिया जाता, बल्कि एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेटर वर्क एनवायरनमेंट देकर मोटिवेट किया जाता। फर्स्ट, स्टेटस। स्टेटस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की पोजीशन, डेजिग्नेशन और रिस्पेक्ट से है। जब एम्प्लॉयज को हायर स्टेटस मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अगर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एनवायरनमेंट पॉजिटिव, फ्रेंडली और सपोर्टिव हो तो एम्प्लॉयज ज्यादा मोटिवेट होते हैं और बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। थर्ड, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयज को प्रमोशन, ट्रेनिंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देने से उन्हें फ्यूचर कैरियर का कॉन्फिडेंस मिलता है और वो और मेहनत करते हैं। फोर्थ, जॉब एनरिचमेंट, असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स। एम्प्लॉयज को इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल और चैलेंजिंग वर्क देने से उनकी स्किल्स डेवलप होती है और उनका इंटरेस्ट काम में बना रहता है। फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन। जब एम्प्लॉयज के अच्छे काम के लिए अप्रिसिएशन, प्रेज या अवार्ड्स के
थ्रू रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है तो उनका मोरल और मोटिवेशन बढ़ता है। 6 पॉइंट जॉब सिक्योरिटी। परमानेंट जॉब और फ्यूचर की सिक्योरिटी एम्प्लॉयज को टेंशन फ्री बनाती है। इससे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल्टी के साथ काम करते हैं। 7th एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। जब एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है तो उन्हें इंपॉर्टेंस फील होती है और उनका कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बढ़ता है। 8th ऑटोनॉमी एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयज को अपने काम से रिलेटेड डिसीजन लेने की फ्रीडम और अथॉरिटी देना एम्पावरमेंट कहलाता है। इससे कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोटिवेशन दोनों बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग people at work towards the accomplishment of a specific goal. लीडरशिप का मतलब है, लीडरशिप वो प्रोसेस है जिसमें एक लीडर अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस और गाइड करता है ताकि वह मिलकर एक स्पेसिफिक या कॉमन गोल को अचीव कर सके। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट, लीडरशिप रिफ्लेक्ट्स द कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। एक लीडर अपने पर्सनैलिटी, नॉलेज और बिहेवियर से एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। सेकेंड, लीडरशिप एम्स टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। एक अच्छा लीडर एम्प्लॉयज के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज लाता है। वह उन्हें बेटर परफॉर्मेंस और ग्रोथ के लिए इंस्पायर करता है। थर्ड, लीडरशिप रिप्रेजेंट एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। लीडरशिप लीडर और फॉलोअर्स के बीच एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। दोनों के बीच ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और कॉपरेशन होना जरूरी है। फोर्थ, लीडरशिप इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल, कॉमन गोल। लीडरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना है होता है। लीडर सभी एम्प्लॉयज को एक ही डायरेक्शन में काम करने को के लिए गाइड करता है। फिफ्थ पॉइंट, लीडरशिप इज एन ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी। लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन में लीडर को हमेशा एम्प्लॉयज को गाइड, मोटिवेट और सपोर्ट करते रहते हैं या करना पड़ता रहता है। अब हम बात करते हैं 3 बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। सेकेंड, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। थर्ड, फ्री रेन लीडरशिप। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में लीडर के पास पूरी अथॉरिटी होती है। वो सारे डिसीजंस खुद लेता है और एम्प्लॉयज से सजेशन या ओपिनियन नहीं लेता। एम्प्लॉयज को सिर्फ लीडर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है बस। अब हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, इन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप द लीडर होल्ड्स टोटल अथॉरिटी ओवर द टीम। इस स्टाइल में लीडर के पास पूरा कंट्रोल और अथॉरिटी होता है। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन लीडर ही लेता है। सेकंड पॉइंट, द लीडर मेक्स डिसीजन इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग इनपुट्स फ्रॉम अदर। इसमें इसका मतलब यह है कि लीडर किसी के कंसल्ट नहीं करता, वो खुद डिसीजन लेता है। एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में नहीं होती। अब थर्ड पॉइंट है, द लीडर इशू इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्ट कंप्लीट ओबीडियंस फ्रॉम द टीम मेंबर्स। लीडर इंस्ट्रक्शन देता है और एम्प्लॉयज से एक्सपेक्ट करता है कि वो बिना क्वेश्चन किए उन्हें फॉलो करें। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रहा है, लीडर और नीचे सबऑर्डिनेट। इसका मतलब है कि सारी अथॉरिटी सिर्फ लीडर के पास होती है। कम्युनिकेशन और ऑर्डर ऊपर से नीचे आते हैं। सबऑर्डिनेट सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। अब हम लीडरशिप का दूसरा स्टाइल पढ़ते हैं जिसका नाम है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडरशिप। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में लीडर डिसीजन अकेले नहीं लेता, वह टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशन करता है, उनके ओपिनियन लेता है और एक्टिव पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है। फाइनल डिसीजन लीडर ही लेता है, लेकिन सबकी बातें सुनने के बाद। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस स्टाइल
The leader makes decision with the team through discussion and active participation. इस स्टाइल में लीडर टीम के साथ डिस्कशन करता है और एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करता है. सेकेंड पॉइंट, द लीडर शेयर्स अथॉरिटी एंड गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीम मेंबर्स. लीडर अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम मेंबर के साथ शेयर करता है. इससे एम्प्लॉयज को इम्पोर्टेंस और ट्रस्ट फील होता है. थर्ड, द the leader respects the idea of majority and take decision accordingly. लीडर एम्प्लॉयज के आइडियाज और सजेशन को रिस्पेक्ट करता है और मेजॉरिटी के व्यूज को ध्यान में रखकर डिसीजन लेता है. अब हम देखते हैं ये डायग्राम में लीडर सेंटर में है और सभी सबऑर्डिनेट टू वे कम्युनिकेशन दिखाया गया है. इसका मतलब यह है कि लीडर और एम्प्लॉयज दोनों एक दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं. डिस्कशन और पार्टिसिपेशन के थ्रू लिया जाता है. अब हम लीडरशिप का तीसरा और लास्ट स्टाइल पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्री रेन लीडरशिप. सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं. फ्री रेन लीडरशिप में लीडर अपने एम्प्लॉयज को पूरी फ्रीडम दे देता है. डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को दे दी जाती है. लीडर सिर्फ गाइडेंस, इंफॉर्मेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब जरूरत पड़ती है. तो अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं. फर्स्ट, द स्टाइल गिव्स full freedom to subordinate by completely delegation authority for decision making. इस स्टाइल में लीडर अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है और एम्प्लॉयज को अपने डिसीजन खुद लेने के लिए फ्रीडम मिलती है. सेकेंड, द लीडर स्टेज अवे फ्रॉम द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एंड एक्ट ओनली एज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट. लीडर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, जरूरत पड़ने पर सिर्फ इंफॉर्मेशन, एडवाइस और सपोर्ट देता है. और थर्ड, सबऑर्डिनेट एंजॉय मैक्सिमम इंडिपेंडेंस एंड हैंडल टास्क इन देयर ओन वे. एम्प्लॉयज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद हैंडल करते हैं और अपने तरीके से काम कंप्लीट करते हैं. अब डायग्राम देख लेते हैं. डायग्राम में लीडर ऊपर है लेकिन सबऑर्डिनेट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन दिखाया गया है. इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं और लीडर सिर्फ सपोर्ट रोल प्ले करता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग थॉट, ओपिनियन, मैसेज, डाटा और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू वेरियस चैनल्स. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक लोगों को थॉट्स, आइडिया, ओपिनियन, मैसेज, डाटा, इंस्ट्रक्शन को अलग अलग चैनल्स के थ्रू एक्सचेंज करते हैं. इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को सही तरीके से समझाना और समझना होता है. अब कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स या कम्युनिकेशन प्रोसेस देख लेते हैं. तो पहला है सेंडर. कम्युनिकेशन की शुरुआत सेंडर से होती है. सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज देना चाहता है. सेकंड, मैसेज. मैसेज वो इंफॉर्मेशन, आइडिया या इंस्ट्रक्शन होता है जो सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है. थर्ड, एनकोडिंग. एनकोडिंग का मतलब है अपने थॉट्स को वर्ड, सिंबल, साइंस और गेस्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि मैसेज भेजा जा सके. फोर्थ, मीडिया यानी चैनल. मीडिया या चैनल वो मीडियम होते हैं जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है, जैसे फेस टू फेस, फोन कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप, लेटर या वीडियो कॉन्फ्रेंस. फिफ्थ है डिकोडिंग. डिकोडिंग का मतलब है रिसीवर द्वारा मैसेज का मीनिंग समझाना और इंटरप्रेट करना. सिक्स्थ, रिसीवर. रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज रिसीव करता है और उसे समझता है. सेवेंथ, फीडबैक. फीडबैक रिसीवर का रिस्पांस होता है. इससे सेंडर को पता चलता है कि मैसेज सही तरह से समझ गया है या नहीं. कम्युनिकेशन फीडबैक के बाद कंप्लीट होता है. एट्थ, नॉइस बैरियर. नॉइस कम्युनिकेशन में आने वाली कोई भी डिस्टरबेंस या ऑब्स्टिकल होते हैं जो मैसेज को क्लियरली समझने से रोकता है, जैसे लाउड साउंड, पुअर नेटवर्क, अनक्लियर लैंग्वेज या मिसअंडरस्टैंडिंग. अब हम कम्युनिकेशन का पहला टाइप पढ़ते हैं जो कि है पहला, फॉर्मल कम्युनिकेशन. Whenever
There is the exchange of views or a message or information related to official matter, such as assignment of task, fixing of responsibility, granting authority, or setting up of targets, objectives, etc. Then it is known as formal communication. Formal communication generally takes place in the written form. इसका मतलब यह है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मैसेज, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर प्री डिफाइंड चेन ऑफ कमांड के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है, तो उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होते हैं और जनरली रिटर्न फॉर्म में होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टास्क असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, अथॉरिटी देना, टारगेट और ऑब्जेक्टिव सेट करना। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, गोल ओरिएंटेड। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। सेकेंड, सिस्टमैटिक। ये कम्युनिकेशन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है। थर्ड, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिलायबल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि ये ऑफिशियली रिकॉर्ड्स पर बेस्ड होता है। फोर्थ, इम्पर्सनल। इसमें पर्सनल इमोशन या फीलिंग की जगह ऑफिशियल वर्क और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिफ्थ, डिले इन इंफॉर्मेशन। क्योंकि मैसेज को ऑफिशियली हिराची फॉलो करनी पड़ती है, इसलिए इंफॉर्मेशन पहुंचने में कभी-कभी डिले हो सकता है। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। Informal communication between different members of an organization who are not officially connected with each other is known as informal communication. Generally, social interaction, friendly conversation, and non-official matters are discussed in informal communication. There is no fixed direction or path for the flow of information. इसका मतलब यह है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर आपस में बिना किसी ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड के इंफॉर्मेशन या आइडियाज शेयर करते हैं, उसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कम्युनिकेशन सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडली कन्वर्सेशन और नॉन ऑफिशियल मैटर्स पर बेस्ड होता है। इसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन या पाथ नहीं होता। एग्जाम्पल, ऑफिस में दो एम्प्लॉयज लंच ब्रेक के दौरान बात कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट के बारे में इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। यह कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज को अपने फीलिंग और आइडियाज फ्रीली शेयर करने का मौका देता है, जिससे उन्हें मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेकेंड, फास्ट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत तेजी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाता है क्योंकि इसमें ऑफिशियल प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता। थर्ड, स्प्रेडिंग रूमर्स। इस कम्युनिकेशन के थ्रू रूमर्स या अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन भी जल्दी स्प्रेड हो सकती है। फोर्थ, गेट डिस्ट्रॉयड। इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाते जाते चेंज या डिस्ट्रॉयड हो सकती है। फिफ्थ, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर ध्यान न दिया जाए तो कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी बाहर लीक हो सकती है। अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, ब्रिज कम्युनिकेशन गैप। मैनेजर कैन ब्रिज कम्युनिकेशन गैप बाय ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका मतलब यह है कि मैनेजर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेशन गैप को कम कर सकता है। कई बार ऑफिशियल चैनल के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, वो एम्प्लॉयज से डायरेक्ट बातचीत करने पर मिल जाती है। इससे ग्राउंड रियलिटी समझने में मदद होती है। Second, informal communication is very quick through, therefore, urgent matter can be conveyed informally. Informal communication बहुत फास्ट होता है, इसलिए अर्जेंट इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट मैसेज एम्प्लॉयज तक बिना डिले के जल्दी पहुंचाया जा सकता है। थर्ड, मैनेजर गेट्स जेन्युइन एंड एक्यूरेट फीडबैक फ्रॉम सबऑर्डिनेट ऑन वेरियस पॉलिसीज मैटर। इसका मतलब यह है कि मैनेजर को एम्प्लॉयज से ऑनेस्ट और जेन्युइन फीडबैक मिलता है। इस फीडबैक की हेल्प से मैनेजर पॉलिसीज और डिसीजन को बेटर बना सकता है। फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड्स इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉयज एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम। इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का मौका देता है।
इससे स्ट्रेस कम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में मदद मिलता है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, मीनिंग। इट refers to the communication that take place within the official chain of command. ये कम्युनिकेशन जो भी है ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड में होता है उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट refers to the communication between individual or groups with which are not officially recognized. ये इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इस तरह के कम्युनिकेशन है जो एक इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में होता है जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। अब सेकंड बेसिस है रिलेशन। Established relation between subordinate, superior and relation are highly impersonal. फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिलेशन बनता है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर का रिलेशन हाईली इम्पर्सनल होता है, पर्सनल नहीं होता, इम्पर्सनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस के काम के तक ही सीमित रहता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एस्टैब्लिश पर्सनल रिलेशन अमंग इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल, मतलब इसमें पर्सनल रिलेशनशिप बनता है इंडिविजुअल से हर लेवल के। अब देखते हैं नेक्स्ट बेसिस है नेचर। इट इज मोर रिजिड इन नेचर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत रिजिड होता है नेचर में और उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट इज फ्लेक्सिबल, डायनेमिक एंड वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, डायनेमिक होता है और एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाते जाते उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं चैनल। इट फ्लोज फ्रॉम फॉर्मल और स्टैब्लिश लाइन ऑफ कमांड। ये फॉर्मल तरीके से चलता है और लाइन ऑफ कमांड स्टैब्लिश करता है। इट इज बेस्ड ऑन इनफॉर्मल रिलेशनशिप एंड नो फिक्स्ड लाइन ऑफ कमांड इज फॉलोड। ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप में फोकस करता है, बेस्ड होता है और कोई फिक्स लाइन ऑफ कमांड नहीं होता। अब लास्ट है एक्सप्रेशन। इट इज मोस्टली एक्सप्रेस्ड इन रिटन फॉर्म। फॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादातर रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज मोस्टली टेंड टू बी ओरल। ये ज्यादातर ओरली कम्युनिकेट की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेंटिक बैरियर्स। Sometimes the same word and sentence can be understood differently by different people in the organization, which means a difference in the understanding level of employees. इसका मतलब यह है कि सिमेंटिक बैरियर्स कम्युनिकेशन की वो प्रॉब्लम्स हैं जो वर्ड, लैंग्वेज या सिंबल्स या मीनिंग को अलग तरीके से समझने की वजह से पैदा होती है। इससे मैसेज का एक्चुअल मीनिंग रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता। अब हम इसके मेन कॉजेस देखते हैं। फर्स्ट, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। अगर मैसेज क्लियरली एक्सप्रेस ना किया गया हो या कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज की गई हो तो रिसीवर उसका गलत मीनिंग समझ सकता है। सेकेंड, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। एक ही वर्ड या सिंबल का अलग अलग लोगों के लिए अलग मीनिंग हो सकता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। थर्ड, फॉल्टी ट्रांसलेशन। जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मैसेज का ट्रांसलेशन सही तरीके से नहीं होता तो ओरिजिनल मीनिंग बदल सकता है। फोर्थ, अनक्लियरिफाइड असम्पशंस। कभी सेंडर मान लेता है कि रिसीवर सब कुछ पहले से जानता है। अगर असम्पशंस क्लियर ना हो जाए तो कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। फिफ्थ, टेक्निकल जार्गन। बहुत डिफिकल्ट या टेक्निकल वर्ड का यूज करना या यूज करने से रिसीवर मैसेज को प्रॉपरली नहीं समझ पाता। सिक्स्थ, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। कभी कभी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन या गेस्चर का भी गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स की, तो इसका मीनिंग समझते हैं। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर आल्सो एक्ट एज बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. The state of mind has great influence over the information and its reflection. इसका मतलब यह है कि साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन की वो प्रॉब्लम है जो इमोशन, फीलिंग, एटीट्यूड, स्ट्रेस, फियर या स्टेट ऑफ माइंड की वजह से पैदा होती है। इस वजह से
रिसीवर मैसेज को सही तरीके से समझ या एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अब हम इसके कुछ सम साइकोलॉजिकल बैरियर के इफेक्ट्स कम्युनिकेशन में देखते हैं। फर्स्ट, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कभी रिसीवर पूरी बात सुने बिना ही अपनी ओपिनियन बना लेता है या मैसेज को जज कर देता है। इससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता। सेकंड, लैक ऑफ अटेंशन। अगर रिसीवर ध्यान से मैसेज नहीं सुनता या उसका फोकस कहीं और होता है तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है। थर्ड, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। जब मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास होता है तो कुछ इंफॉर्मेशन छूट सकती हैं या बदल सकती हैं। इस तरह से रिसीवर भी मैसेज को पूरी तरह याद नहीं रख पाता। फोर्थ, डिसट्रस्ट। अगर सेंडर और रिसीवर के बीच ट्रस्ट की कमी है और रिसीवर मैसेज पर भरोसा नहीं करता और कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मैनेजर किसी एम्प्लॉयज को फीडबैक देता है लेकिन एम्प्लॉयज पहले से ही गैस या स्ट्रेस में होता है। इस वजह से वो फीडबैक का पॉजिटिव एडवाइस की जगह क्रिटिसिज्म समझ लेता है। ये साइकोलॉजिकल बैरियर का एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं पर्सनल बैरियर्स की। सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर में इन्फ्लुएंस द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि पर्सनल बैरियर कम्युनिकेशन की वो प्रॉब्लम है जो सेंडर या रिसीवर के पर्सनल फैक्टर, एटीट्यूड, फियर, कॉन्फिडेंस या अनविलिंगनेस की वजह से कम्युनिकेशन के फ्री फ्लो को अफेक्ट करती है। अब हम इसके कुछ सम ऑफ द पर्सनल बैरियर्स आर। फर्स्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। मतलब जब मैनेजर अपने एम्प्लॉयज पर ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस नहीं करता तो वो उनके साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। इससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहता। सेकेंड, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। अगर एम्प्लॉयज को अच्छा रिवॉर्ड, अप्रिसिएशन या इंसेंटिव नहीं मिलता तो उनकी कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो अपने आइडियाज शेयर नहीं करते। थर्ड, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। कभी मैनेजर को लगता है अगर वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो उनकी अथॉरिटी चैलेंज हो सकती है। इस फियर की वजह से कम्युनिकेशन रुक जाता है। और फोर्थ, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कभी सेंडर या रिसीवर किसी पर्सनल रीजन, ईगो, स्ट्रेस या लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कम्युनिकेट नहीं करना चाहता। इससे इंफॉर्मेशन का फ्लो इफेक्ट होता है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक मैनेजर को लगता है कि उसके एम्प्लॉयज कैपेबल नहीं है, इसलिए वह उन्हें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं देता। इस वजह से एम्प्लॉयज अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते। यह पर्सनल बैरियर का एग्जाम्पल है। आज से हमारा चैप्टर 7 डायरेक्टिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।